हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, अभी तक हमारी लॉ की क्लास काफी दो तीन हो चुकी है। तीन चार ले ली है मैंने क्लास, और ये करीब पांचवी छठी क्लास होगी आई थिंक, जो भी है। अ, सर, आज की क्लास के अंदर हमें एसेंशियल एलिमेंट को कंटिन्यू रखना है, जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर कुछ बातें छोड़ दी थी। मैं कर रहा था कैपेसिटी ऑफ पार्टी। पहली बात मैं एक बार आपको समझा दूं, जो मैं आपको हर क्लास में आगे बताता चलूंगा, कि हमें स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज लिखनी है लॉ के अंदर, जिससे हम अच्छा से स्कोर कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि एग्जाम्पल्स को अच्छे से क्लियरिटी रखो। एग्जाम्पल जितना आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सीखोगे, उतना आपको कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होता चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट पूरा बेस्ड है एग्जाम्पल्स पे। अगर आपको एक एग्जाम्पल मेरे याद हो रहे हैं, मेरे समझ रहे हो, ये एग्जाम्पल समझ रहे हो, तो समझे कि कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे पता है, मैंने पिछली क्लास में आपको माइनर का एग्जाम्पल बताया था और कुछ बातें छुड़वा दी थी, और मैंने कहा था उतार लेना। उतार लिया होगा आपने, और नहीं उतारा तो अभी मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे। पहले एग्जाम्पल सुनते हो, और ये एग्जाम्पल बढ़िया से समझते हैं। एग्जाम्पल आपको सारे उतारने हैं, मैंने आपको पहले कहा एग्जाम्पल जितना आप उतारोगे उतना बढ़िया रहेगा, और पूरा नोट्स अपने हैंड रिटन बनाने हैं। दोबारा समझेंगे सर, एग्जाम्पल क्या है। एक मान लेते हैं, एक रोशन एक पर्सन है, और कमल एक पर्सन है। अब रोशन ना यार बहुत ड्रिंक करता था, बहुत ड्रिंक करता था, बहुत अनलिमिटेड ड्रिंक भी कैसे करता था, अनलिमिटेड करता था। ठीक है, समझते रहे। बहुत ड्रिंक करता था, तो रोशन ने एक बार कमल को बुलाया, कहता है आओ भाई कमल, कुछ बात करनी है। मैंने कहा भाई क्या बात करनी है। रोशन ने कहा, और उस टाइम इसने ड्रिंक करी हुई थी, तो रोशन ने कहा सर, कमल से कहा कि देखो कमल, तू और मैं मिलकर ना एक बिजनेस खोलते हैं बहुत बढ़िया सा। एक बिजनेस खोलते हैं बहुत बढ़िया सा। मैं लगाऊंगा पैसे, कैपिटल लगाऊंगा मैं, काम तू करियो। कैपिटल मैं लगा दूंगा, काम तू करियो, और थोड़ा पैसा तू लाइयो, थोड़ा काम मैं भी करूंगा। तो कह रहा है, कमल ने कहा भाई रोशन भाई आप कितना पैसा लगा दोगे। इसने कहा भाई मैं 20 लाख रुपए लगाने को तैयार हूँ। कह रहा है यार तो बहुत बड़ी रकम है, इससे तो मेरा अच्छा बिजनेस खुल जाएगा। कमल खुशी खुशी, कमल खुश हो गया भाई। कमल कह रहा है सर मैं तो 1 लाख रुपए से ज्यादा लगा ही नहीं पाऊंगा, पर 1 लाख लगा दूंगा। कहीं से जुगाड़ वुगाड़ करके 1 लाख लगा दूंगा। पर हाँ, मैं काम करूंगा, काम पूरे दिन करूंगा। आपको आने की जरूरत नहीं है, आप आओ। अब क्योंकि आपने पैसा लगाया है, आप आओ, अपना प्रॉफिट लेकर चले जाना। इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ एग्रीमेंट बैठा। क्लियर है। एग्रीमेंट बैठा, इन्होंने एक साइन कर लिया, एक एग्रीमेंट बना लिया। एक इन्होंने क्या बना लिया, एक एग्रीमेंट बना लिया। उस एग्रीमेंट में लिखा कि भाई रोशन जी 20 लाख रुपए कैपिटल लेकर आएंगे, कमल जी 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आएंगे। कमल काम करेगा, रोशन सिर्फ प्रॉफिट लेगा और घर चले जाएगा, क्योंकि कैपिटल लगा रहा है ना ज्यादा। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया, और ये एग्रीमेंट में इन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब कमल, रोशन ने कहा कमल से कि जा तू थोड़ा काम करके आ, थोड़ा पैसे तू लगा पहले, मैं भी लेकर आता हूँ पैसे, और कल मैं मिलता हूँ तुझसे, और कल मैं तेरे को पैसे दूंगा 20 लाख रुपए, और तू देख लियो कैसे करना है काम। कमल ने कहा ठीक है। कमल खुशी खुशी गया, और खुशी खुशी इन्होंने एक शोरूम लिया। एक शोरूम लिया इन्होंने, कार बाइक बेचने का बिजनेस करा। एक शोरूम लिया, और शोरूम खोला, और शोरूम में इसने, कमल ने पूरा 1 लाख रुपए रेंट के तौर पर दे दिए। अब ये इंतजार में बैठा कि भाई रोशन आएगा, और रोशन आकर मुझे 20 लाख रुपए देगा, जिससे हम बाइक वाइक खरीदेंगे और बेचना चालू करेंगे। भाई रोशन के पास गया, बड़ी देर होगी, बैठा रहा बेचारा। रोशन के पास गया और रोशन से कहा, रोशन भाई क्या हुआ, आप आए नहीं यार। तो रोशन कहने लगा भाई क्यों आना था। कह रहा क्यों आना था, याद करो कल हमने एक एग्रीमेंट बनाया था, मैं एग्रीमेंट लेकर आया हूँ। एग्रीमेंट बनाया था जिसमें आप मुझे 20 लाख रुपए देने वाले हो। कह रहा मैंने एग्रीमेंट बनाया था, ऐसा भाई मुझे तो कुछ याद नहीं है, पता नहीं तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें ही भूल गया। कह रहा भैया ऐसा मत करो यार, मैंने 1 लाख रुपए का रेंट पे दे दिया, मुझे वापस नहीं मिलेगा। कह रहा नहीं भाई मैं नहीं जानता। रोशन कहने लग गया भाई मैं नहीं जानता, और ना मैंने कोई एग्रीमेंट बनाया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। कल तो मैंने पौवा पिया था, एक दारू वारू पी थी मैंने, बहुत ज्यादा ड्रिंक था। मैं पता नहीं कुछ क्या बोल के क्या बताया, तुम्हें बता दो मुझे क्या बताया मैंने। कह रहा सर आप मुझे 20 लाख रुपए देने वाले थे, और हम एक बिजनेस खोलने वाले थे, तो खोल ले फिर अपने। मेरे पैसे है ही नहीं, जरा लो 0 रुपीज ले लो और खुश हो जाओ। कमल बेचारा बेचारा कमल परेशान हो गया, कह रहा यार ये तो गलत बात होगी। अब कमल ने क्या करा भैया, केस कर दिया इस पे। कह रहा भैया एग्रीमेंट है मेरे पास, तो अब तो मैं केस कर दूंगा। अब तो मैं केस करके इससे बोलूंगा भाई 20 लाख रुपए दे। नहीं, मैंने तो भाई मेरा तो 1 लाख रुपए गया ना, मैंने तो रेंट दे दिया शोरूम का। अब मैं शोरूम का क्या करूंगा, मेरे पे तो बाइक ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो बर्बाद हो गया। 1 लाख रुपए बड़ी मुश्किल चलाया था लोन लेकर। कह रहा मैं तो केस कर दूंगा। और इस एग्रीमेंट के बेस पर इसने केस कर दिया कोर्ट में जाकर। कोर्ट ने कहा, जज साहब ने कहा आओ बुलाओ दोनों को। जज साहब ने कहा रोशन को बुलाओ और कमल तुम भी आओ। तो जज साहब ने आंसर दिया,
कमल कमल से पूछा, कमल भाई क्या हो गया बताओ। कमल ने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, इसने मेरे को आया था एक दिन रात को, थोड़ी इसने ड्रिंक भी करी थी। रोशन कह रहा सर थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। कमल कह रहा है सर 20 लाख रुपए की बात हुई थी इसने देने की, और मैंने 1 लाख रुपए, इसने कहा मुझे जाओ तुम शोरूम शोरूम से कुछ पैसा खर्च करो, फिर मैं लेके आता हूँ 20 लाख रुपए, अभी मना कर लगे देने से। तो जज साहब ने पूछा रोशन भाई क्या, हाँ भाई यही कह रहा, सही कह रहा है ये। सर आप कौन हो, मैं आपको भी नहीं जानता, मैं तो अभी भी दारू के नशे में हूँ, मेरे को नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सच में कि आप कौन हो और ये कौन है सर। 50 रुपए दो, जाओ मैं ठेके पे जाता हूँ, मुझे पावर लेके आना है। तो कोर्ट ने कहा अरे ये तो है ही नहीं इस हालत में कि भाई क्या है। तो कोर्ट ने एक डिसीजन निकाला कि भैया जब भी आप एग्रीमेंट बनाओ ना, तो पर्सन को देख लो कि वो उस कंडीशन में है कि वो डिसीजन ले पाए, वो कोई बिजनेस खोलने के कोई एग्रीमेंट बना पाए। तो कोर्ट ने कहा सर ऐसी बात है कि कमल से कहा कि कमल आपके पैसे नहीं मिल पाएंगे, आपका पैसा बर्बाद हो गया। क्यों? रीजन बीइंग कि वो जो रोशन था ना, जिस टाइम आपने इसके साथ बिजनेस की डीलिंग करी, एग्रीमेंट बनाया, उस टाइम ये साउंड माइंड नहीं था, उस टाइम ये अनसाउंड माइंड था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसाउंड माइंड? ढंग से नहीं सुनना, इसका मतलब ये नहीं अनसाउंड माइंड सुनना नहीं है, सुनाई देना, ढंग से नहीं सुनाई देना, ना ना ना, इसका मतलब है कि वो इस हालत में नहीं है कि वो सही डिसीजन ले पाए। जैसे दारू के नशे में क्या होता है, कुछ भी बोल देते हैं। दारू के नशे में क्या होता है दोस्तों, कुछ भी बोल देते हैं और कहते हैं कि अब पता नहीं क्या बोला था, क्या कह रहा था, क्या कर रहा था, कुछ याद ही नहीं रहता उनको। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनसाउंड माइंड। हो सकता है कि वो मेंटली डिसेबल हो, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो, कि शुरू में कभी सही रहता है, कभी वो मेंटल हो जाता है, कभी सही रहता है, कभी मेंटल हो जाता है। तो ये केस है। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई कोई भी एग्रीमेंट अगर आप किसी पर्सन के साथ बना रहे हो और वो पर्सन उस टाइम अनसाउंड माइंड था, अनसाउंड मतलब मेंटली डिस्टर्ब था, उस टाइम वो डिसीजन लेने की हालत में नहीं था, तो हमने कहा वैसे पर्सन को हम अनसाउंड माइंड बोलेंगे। और अनसाउंड माइंड की तरह बनाकर अगर अनसाउंड माइंड के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे। तो कोर्ट ने एक डिसीजन दिया दोस्तों, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ सामने देखे तो मैंने आपको बताया था पार्टी टू कॉम्पिटेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, दो बातें लिखा थी, पार्टी टू बी कॉम्पिटेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। मैंने कहा था पार्टी टू एन एग्रीमेंट, जिसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है मस्ट बी कैपेबल, वो कैपेबल होना चाहिए। तो हमने कहा कैपेबल की डेफिनेशन क्या है, उसने कहा नीचे हम बता रहे कैपेबल की डेफिनेशन क्या है। और एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर किसी एग्रीमेंट किसी पार्टी के साथ आप एग्रीमेंट बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहे हो, तो वो कैपेबल होना चाहिए, मस्ट लिखा है, मस्ट बी कैपेबल। अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी कॉम्पिटेंट इफ ही इज, एक पर्सन तभी कॉम्पिटेंट होगा, कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबल, कैपेसिटी, कैपेबल कि वो एलिजिबल है। कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्सन कभी कॉम्पिटेंट माना जाएगा, तभी वो कैपेबल होगा जब ये तीन बातें सेटिस्फाई होगी। पहली बात मेजर होना चाहिए, माइंड के साथ अंकल वाली कहानी हो जाएगी नहीं तो। और बी साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय फ्रॉम एनी लॉ, लॉ से कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, लॉ द्वारा कोई डिस्क्वालीफाई मतलब ये मान लेते हैं ये आपके पास ये लॉ ने इसको डिस्क्वालीफाई करा है। लॉ डिस्क्वालीफाई मतलब क्या होगा, लॉ ने साफ साफ मना कर दिया कि ये पर्सन आज के बाद कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। इसको मैं डिटेल में कराऊंगा पर आप समझो, एक बंदा है जिसने जुर्म करा, जिसने खून करा, ये जिसने कोई भी कुछ ऐसा काम करा जिससे वो जेल चले गया, जिससे वो क्या चलेगा, जेल चलेगा, किसी भी वजह से जिससे वो जेल चले गया। तो उसने कहा भाई ये तो जेल चले गया, ये तो काम का है ही नहीं बंदा, तो इससे कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो किसी के साथ। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट करा तो हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे। तो ऐसे कुछ पर्सनों के नाम दे रखे हैं, ऐसे कुछ पर्सनों के नाम दे रखे हैं इसके अंदर डिस्क्वालीफाइड लॉ में, डिस्क्वालीफाइड बाय फ्रॉम एनी लॉ, किसी लॉ से, किसी भी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से नहीं, चाहे कोई भी लॉ द्वारा उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करा जा रहा है, उस पर्सन को कहा जा रहा है कि भाई तुम अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तुम अब ये काम, किसी भी द्वारा डिस्क्वालीफाई करा जा रहा है वो किसी भी चीज के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। अब वो कौन कौन से पर्सन होते हैं, जब मैं इसको डिटेल में एक चैप्टर, जब ये पूरा चैप्टर है दोस्तों, ये पूरा एक चैप्टर इनको डिटेल पढ़ना है, इसकी कम से कम 5 से 7 क्लास लगेगी इनको डिटेल में, एक चीज को डिटेल में समझना है, माइनर को डिटेल में, साउंड माइंड को डिटेल में, नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम एनी लॉज को डिटेल में। तो नॉट डिस्क्वालीफाई में मैं एग्जांपल बताता हूं, अगर कोई पर्सन जेल चले जाता है तो और वो उसके बाद जेल से छूट कर आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता कुछ टाइम के लिए। अब वो कितना टाइम है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बता रहा था, वो किसी और एक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्या समझ में आई आपको, नहीं आई? तो ये 3 बंदे हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कौन से 3 बंदे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन से 3 बंदे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? मेजर कर सकता है, साउंड माइंड कर सकता है, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एनी लॉ। और कौन नहीं कर सकते, कौन नहीं कर सकते, तो मैंने कहा माइनर नहीं कर सकते, माइनर नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड नहीं कर सकते, ये भी लिख देना, कौन नहीं कर सकते, माइनर नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड नहीं कर सकते, और डिस्क्वालीफाई बाय, नॉट हटा देना, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम एनी लॉ, कोई पर्सन किसी लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई करा जा रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता।
कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कोई भी मेजर जो उसने 18 साल की उम्र क्रॉस कर ली है, कोई भी साउंड माइंड जो डिसीजन लेने की हालत में था, और तीसरा लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इज वैलिड, अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड ओनली, जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी माना जाएगा जब द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री कंसेंट इंप्लाइज, और फ्री कंसेंट भी होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, मेजर के साथ हो, साउंड माइंड हो, पर्सन, ये तो पर्सन की बात कर रहा है कि कौन पर्सन नहीं है, कौन एक पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और डिस्क्वालीफाई नहीं करा गया हो लॉ द्वारा, तो ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कंसेंट होना जरूरी है। इट मीन द कंसेंट ऑफ द पार्टी मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन। फ्री एंड जेन्युइन मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया था, फ्री होना चाहिए, कोरिशन नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसको तो अभी डिटेल में पढ़ना ही है, इसका तो लॉ बहुत बड़ा है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल के बाद मैंने क्या बताया, मैंने तो इतना सारे एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पढ़ते एग्जाम्पल क्या, एक्स इज अ माइनर पर्सन, एक्स एक माइनर पर्सन है। बोरोड, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर वो एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है कोई लव वगैरह में एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल मजे मजे में हंसी मजाक करने के लिए वो एग्जाम्पल दिया, तो वो पेपर में लिखना, पेपर में वो एग्जाम्पल लिखना जो आपको जेन्युइन लगता है कि हाँ ये एग्जाम्पल देकर मुझे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज करके सर एग्जांपल पेपर में लिख सकते हैं क्या, अगर मैं कहता हूँ हाँ लिख देंगे तो लिख देना, अदरवाइज नहीं लिखना, ठीक है। एक्स इज अ माइनर पर्सन, सर वो एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ कि आपका मन बना रहे, आपका मन बना रहे लॉ के अंदर। एक्स एक माइनर पर्सन है जिसने बोरो करा, बोरो करना मतलब उधार लिया 8,000 रुपए वाई से, एंड एक्स इज नॉट एबल टू पे द बोरोड मनी। एक्स ने कहा कि अंकल अंकल मुझे 8,000 रुपए दोगे, मैं आपको कल 10,000 रुपए दूंगा। ऐसे करके अंकल से 8,000 रुपए ले लिया। अब अंकल आए, भाई अंकल आए, और भाई से बोला एक्स से बेटा लाओ 8,000 रुपए, 10,000 रुपए दो। कह रहा 10,000 तो छोड़ो अंकल, 8 भी नहीं मिलेंगे, मेरे पास है ही नहीं पैसे। तो वाई अब स्यू नहीं कर सकता, इन दिस केस वाई कैन नॉट स्यू टू एक्स बिकॉज एक्स इज नॉट अ कॉम्पिटेंट टू दी कॉन्ट्रैक्ट। एक्स कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक्स कॉम्पिटेंट नहीं है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब वाई स्यू नहीं कर सकता, वाई केस नहीं कर सकता। अगर आपने किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसके साथ, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करा किसके साथ सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा माइनर के साथ, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा अनसाउंड माइंड के साथ, पर्सन के साथ जो अभी उस टाइम में हालत में नहीं था, और आपने करा जो डिस्क्वालीफाई फ्रॉम एनी लॉ द्वारा है, डिस्क्वालीफाई करा जा रहा है, इन तीनों के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करा तो वो पर्सन जो एग्रीव्ड पर्सन है, एग्रीव्ड मतलब पीड़ित पार्टी, जिसमें जिसको पीड़ित हुई है, जिसको प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम पर्सन, जैसे वाई को इसके अंदर, वाई को क्या बोलेंगे, एग्रीव्ड पार्टी, क्या बोलेंगे, AGGREAVED, देख लेना, एग्रीव्ड में भूल गया स्पेलिंग, एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा एग्रीव्ड है ना। एग्रीव्ड पार्टी मतलब पीड़ित पार्टी, जो पीड़ित पार्टी है वो केस नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें पढ़ना चाहिए, वैलिड तभी माना जाएगा जब जब कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है मेजर के साथ, साउंड माइंड, या कोई पर्सन जो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा किसी भी लॉ द्वारा। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई, ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आओ दोस्तों एग्जाम्पल और समझते हैं और नई बातों को सीखते हैं। क्या ये आपने एग्जाम्पल उतारा, हाँ ये एग्जाम्पल आपने उतारना है, देखो उतारना है अपने हिसाब से उतारो, जैसा आपको ठीक लगे, टेढ़ा मेढ़ा कैसे करके उतारो, पर ये एग्जाम्पल से पक्का जब आप रिवीजन करोगे ना आपको समझ में और क्लियरिटी के साथ आने वाला। दोस्तों ये एग्जाम्पल ना बहुत मेरे बनाए हुए एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं बनाता हूँ इन एग्जाम्पल को, ऐसे एग्जाम्पल नहीं है, फालतू के एग्जाम्पल नहीं कि कहीं से कॉपी कर लिया, सर ये मेरे बनाए हुए एग्जाम्पल है। तो कृपया करके एग्जाम्पल को उतारिए, आपको बहुत बेनिफिट देंगे। नहीं उतारोगे तो आपकी मर्जी है, देखो सब कुछ आपकी मर्जी है, क्लास आपके पास है सारी की सारी, सब आपकी मर्जी है, पर अगर एक टीचर की बात मानते हो ना, टीचर आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा मेरे भाई, बाकी आपकी मर्जी है सब। लो सर लो, आगे बात कर लेते हैं। अब नई बात करते हैं, एक और नई बात क्या करने वाले हैं, देखो सामने देखा भाई, एक थे मिस्टर ए, मिस्टर ए बहुत आएंगे मेरे एग्जाम्पल में, मेरे को पसंद है मिस्टर ए, और एक थे मिस्टर बी, ए और बी, आप इस जगह पर कोई भी नाम ले सकते हो। मिस्टर ए ने कहा कि भाई आई वांट टू सेल my car of rupees 2,50,000, of rupees 2,50,000, I want to sell my car of rupees 2,50,000। अब ध्यान देना, सुना जाए ध्यान से। फिर क्या हुआ, बी कह रहा भाई मैं तुम्हारी कार खरीद लूंगा, और I want to buy your car at rupees 2 लाख रुपीज, मैं तुम्हारी कार 2 लाख रुपए खरीदने को तैयार हूं। तो भैया ए ने पहले कहा कि मैं अपनी कार बेचने को तैयार हूं, बी मिस्टर बी खरीदोगे क्या, मिस्टर बी ने कहा हाँ मैं खरीदने को तैयार हूं पर 2 लाख की खरीदूंगा, क्या तुम बेचोगे, इसने कहा ओके खरीद लो, ओके कहा और कैश सेल कर दी। अब मेरी बात समझना, अब क्या होगा, ये बंदा क्या करेगा सर, ये बंदा अब इसको क्या देगा,
ये बंदा इसको देगा कार, है क्या देगा सर, एक कार देगा, एक कार देगा ये बंदा इसको, और ये कार चली जाएगी अब किसके पास, ये कार चली जाएगी अब बी के पास, ये कार किसके पास चली जाएगी मेरे भाई, बी के पास चली जाएगी। तो बी के पास क्या आया मेरे भाई बताना जरा, बी के पास क्या आया, कार आ गई, बी के पास क्या आ गई, कार। अब बी क्या करेगा इस पे, बी इसको क्या देगा, बी इसको देगा कैश, बी इसको क्या देगा सर, कैश देगा सर, क्या देगा, कैश देगा। कितने रुपए देगा सर, 2 लाख पे जितने में बात हुई है, कैश दे देगा इसको। अब ए के पास क्या आया सर, ए के पास क्या आया, तो देखो कोई ना कोई जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो मिस्टर बी को कुछ मिला और मिस्टर ए को कुछ मिला, तो एक जने को कुछ मिल रहा है कुछ देने के बदले, एक जने को कुछ मिल रहा है कुछ देने के बदले। अगर मिस्टर ए कार दे रहे हैं तो उसके बदले में कैश मिल रहा है, अगर मिस्टर बी कैश दे रहे हैं तो उसके बदले में कार मिल रहा है। जो मिस्टर बी को कार मिलेगी ये मिस्टर बी के लिए क्या हो जाएगा, कंसीडरेशन, क्या हो जाएगा दोस्तों, कंसीडरेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसीडरेशन। कंसिडरेशन फॉर मिस्टर बी, मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन है, कुछ देने के बदले जब कुछ मिलता है, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, कुछ देने के बदले जब कुछ मिलता है इसको बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। मिस्टर ए को क्या मिला, मिस्टर ए को कैश मिला, तो मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन कैश हो गया, मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया दोस्तों, कैश हो गया। कंसिडरेशन चैप्टर है ना दोस्तों, डिटेल में कराने वाला हूं, इस सारे चैप्टर डिटेल में, अभी तो बेसिक चल रहा है, जबकि बेसिक तुम्हें समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत ही समझ लो बस, ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। जब एक एक चैप्टर डिटेल में होंगे ना तब ज्यादा सब समझ में आने लगेगा, आपको सब समझ में आनेगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम माइंड में अराइज हो रही है ना कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, सबर रखो, सबर रखो, सब होगा मेरे भाई, सब होगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। बट अभी स्टार्टिंग है, आप अगर मेरे से प्रॉब्लम भी पूछोगे मैसेज में तो मैं उसको बता भी नहीं पाऊंगा, क्यों, आप कहोगे सर अगर ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी तो ये पॉसिबिलिटी हो, जब एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तब पूछना, प्रॉब्लम तब आएगी नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं, एक प्रॉब्लम नहीं ले पाओगे आप मेरे से, ठीक है, पूछ पाओगे सॉरी। तो भैया कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर कोई पर्सन कुछ दे रहा है तो बदले में भी कुछ मिल रहा है, दैट इज कंसिडरेशन। क्या बोला दोस्तों, कंसिडरेशन। और दोस्तों मेरा फोर्थ पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन। क्या है दोस्तों, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल मतलब क्या होता है, लॉफुल मतलब मान लो मैं उसको कैश दे रहा हूं और मुझे दे रहा गन, मुझे दे रहा है गन, बंदूक दे रहा है, AK-47 दे रहा है, पबजी खेलनी है उसको भी, तो AK-47 दे रहा है भाई, कह रहा है जब रियल लाइफ में पबजी खेल क्या, ये ले मुझे पैसा दे, 1 लाख मैं तेको AK-47 देता हूँ, तो वो क्या है, लॉफुल है या अनलॉफुल है, सर लॉ के दायरे में है या अनलॉफुल है, पैसे तो दे रहे हैं, कंसिडरेशन तो है, पर अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया दोस्तों, कैसे हो गया, अनलॉफुल। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ ए ने बी को, दोनों एग्जाम्पल उतारना, ए ने बी को कहा कि भाई मैं गन बेचूंगा AK-47, कितने की सर, ये बेचेगा सर 2 लाख रुपए की, क्या तुम खरीदेगा, कह रहा है हाँ लो। बी ने भाई गन दे दी, इसने कैश दे दिया 2 लाख रुपए, कह रहा लो। अब ए के लिए क्या आया कंसिडरेशन, 2 लाख रुपए, ए को क्या मिला देने के बदले 2 लाख, बी को क्या मिला देने के बदले, गन मिल गई, 2 लाख दिए पर मिला क्या उसके बदले के, गन मिली, और ए ने 1 लाख 2 लाख मिले गन देने के बदले, तो ए के लिए कंसिडरेशन 2 लाख रुपए हो गया, बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, गन होगी जो AK-47 है, पर ये क्या हो जाएगा, अनलॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगा। भाई गन का डीलिंग करना लॉफुल होता है या अनलॉफुल होता है, आपको ही पता है, तो नॉर्मल बात है, गन की डीलिंग करना अनलॉफुल कंसिडरेशन है। बट अगर मैं कार की डीलिंग कर रहा हूं तो ये तो लॉफुल है ना, तो ये हो गया लॉफुल कंसिडरेशन। तो बात हम कर रहे हैं लॉफुल कंसिडरेशन। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कर दिया जाएगा। अगर कोई अनलॉफुल कंसिडरेशन है तो इसको इनवैलिड कर दिया जाएगा, इसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इनवैलिड होगा, पकड़े गए तो बहुत टूटेगा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल पहले पढ़ लेते हैं, कंसिडरेशन इज द समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन इज द समथिंग इन रिटर्न, कुछ देने के बदले जब कुछ मिलता है, समथिंग इन रिटर्न, जब मैं कुछ दे रहा हूं तो उसके बदले में भी मुझे कुछ मिल रहा है, दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, याद रखिए बात, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन हैज डिफाइंड एज पर द प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ अदर पार्टी। एक पार्टी ने प्रॉमिस करा कि भाई मैं तेरे को कार दूंगा, तू मुझे बदले में पैसा दे दियो, तो ये क्या है, कंसिडरेशन। अब उसके लिए कार क्या हो गई, कंसिडरेशन, एक के लिए कार पैसा क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया। देखो एग्जांपल देखते हैं, एक्स एग्री टू सेल हिज मोटर बाइक टू वाई ऑफ रुपीज 1 लाख रुपए। एक्स कह रहा है कि भाई मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं वाई को 1 लाख रुपए में। हेयर वाई प्रॉमिस टू पे 1 लाख रुपए, वाई क्या कह रहा है कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए पे कर दूंगा तो मुझे बाइक दे दियो, इज द कंसिडरेशन,
एंड एक्स एंड फॉर एक्स एक्स प्रॉमिस टू सेल द मोटर बाइक इज द कंसिडरेशन टू बाई। तो मतलब क्या है, वाई जो प्रॉमिस कर रहा है 1 लाख रुपए देने के, ये 1 लाख रुपए एक्स को मिलेगा कुछ देने के बदले, तो एक्स के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया 1 लाख रुपए। और वाई क्या देख रहा है मोटर बाइक, तो वही वाई के लिए क्या होगी मोटर बाइक वाई के लिए क्या हो गया वाई का कंसिडरेशन हो गया। तो भैया एक्स जो प्रॉमिस कर रहा है पेमेंट करने के लिए, एक्स की पेमेंट बाइक खरीदने के बदले जब एक्स पे करेगा तो एक्स के लिए कंसिडरेशन क्या है वो पैसा। और वाई जब वो बाइक खरीद लेगा पैसा देने के बदले, क्या आया कुछ देने के बदले क्या रिटर्न में आया बाइक आई, तो वो बाइक क्या है वाई के लिए कंसिडरेशन है। और ये लॉफुल है, लॉ के दायरे के अंदर है। क्या समझ में आई? एक बार मैं रिवीजन कराना चाहता हूं। एग्रीमेंट का मतलब क्या बताया था? एग्रीमेंट मतलब बताया था कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट इन फर्स्ट प्लेस। पहले तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, 2 पार्टी होनी चाहिए कम से कम एग्रीमेंट करेंगे, एक ऑफर करेगी एक एक्सेप्टेंस करेगा, वन मेक द ऑफर अदर एक्सेप्ट द ऑफर। और जो ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए और एब्सोल्यूट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फ्री कंसेंट के बारे में क्या बताया था? क्या भाई जो भी पार्टी दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो कोई दबाव में ना करे, फ्री कंसेंट होना चाहिए, सहमति दोनों की क्या होनी चाहिए फ्री। एक अगर कार बेचना है तो अपनी सहमति से बेच रहा है, अगर दूसरा बंदा पैसा दे रहा है तो अपनी सहमति से दे रहा है। ऐसा नहीं कह रहे कि मेरी कार खरीद और 1 करोड़ रुपए दे मुझे, ऐसा नहीं कह रहे। तो ये फ्री कंसेंट होना चाहिए। और फ्री कंसेंट कब नहीं होगा? जब 4 चीजें होगी। क्या? कोरिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में कुछ पॉइंट में होता है इनवैलिड हो जाता है, कुछ पॉइंट में वैलिड रहता है। जब मिस्टेक कराऊंगा तो बहुत बड़ा चार्ट कराऊंगा मिस्टेक के अंदर, तो कुछ में इनवैलिड और कुछ में वैलिड। इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री देन नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन केम इनटू एग्जिस्टेंस। बिल्कुल सही, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फिर हमने क्या कहा? कंसिडरेशन को हमने क्या बोला? कंसेशनस एड आइटम। क्या बोलते हैं फ्री कंसेंट में क्या नाम दिया? कंसेशनस एड आइटम। ये एक लैटिन वर्ड है, इंग्लिश मीनिंग होता है इसके अंदर समथिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। समथिंग सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। सेम थिंग है, एक ही चीज के बारे में बात करिए, एक ही सेंस है, दोनों का कार खरीदने बेचने की बात हो रही है, पैसा देने की बात हो रही है और एक ही टाइम पर खरीदने बेच रहे हैं, सेम थिंग। फिर मैंने आपको सिखाया सर पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कौन सी पार्टी के साथ हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए लॉ द्वारा, ठीक है। और मैंने कहा अगर कोई पार्टी दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, तो एक पार्टी जब कुछ दे रही है तो बदले में उसको कुछ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो दे रही है बदले में कुछ मिल नहीं रहा, तो फिर वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। वैलिड कंसिडरेशन कब माना जाएगा? लॉफुल कंसिडरेशन जब एक पार्टी कुछ दे तो बदले में कुछ ले भी, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। क्या बात समझ में आगे नहीं आई? कंसिडरेशन समझ में आ गई। अब अगर आप ध्यान दो तो ध्यान सुनना। वो मैंने आपको केस करा था ना बाल्फर वर्सेस बाल्फर, तो देखो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन का केस था। याद करो बाल्फर वर्सेस बाल्फर में क्या हुआ था? बाल्फर वर्सेस बाल्फर में देखो एग्जांपल मैंने दे रखा है, एग्जांपल लिखो। अब मैंने कहा था केस कहां लिखना है? जब ये आप एसेंशियल एलिमेंट पेपर में आएगा ना, तो आप ये लिखोगे। ये लिखने के बाद यहाँ लिख देना केस ऑफ बाल्फर वर्सेस बाल्फर। पूरा केस नहीं होता ना, केस का नाम लिख देना यहाँ पर, बस आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस अगर एग्जांपल देना चाहते हो तो वही बाल्फर वर्सेस बाल्फर का एग्जांपल दे देना, वैसे कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने केस लॉ अटेम्प्ट करा ना, केस लॉ लिखा, जैसे बाल्फर वर्सेस बाल्फर कहां लिखेंगे? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। देखो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 पार्टी आपस में एग्रीमेंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उन दोनों के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन इंटेंशन होना चाहिए कि अगर इसने मुझको मेरा काम नहीं करा तो मैं इस पे केस कर सकती हूँ, या अगर इसने मेरा काम नहीं करा तो मैं इस पे केस कर सकता हूँ। लीगल ऑब्लिगेशन होना बहुत जरूरी है, इंटेंशन। जैसे कि मैंने कहा आपने मेरे को क्या दी? कार दी। अगर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा कार के बदले में, तो आप मुझसे मेरे पे केस कर सकते हो नहीं कर सकते? तो हमारा जो इंटेंशन था वो क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है। भैया लीगल ऑब्लिगेशन हमने क्रिएट करी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अगर मैंने आपको पैसे दे दिए 2 लाख रुपए और आपने मुझे कार नहीं दी, तो मैं आप पे केस कर सकता हूं। बट बात तो जब हस्बैंड और वाइफ की हो गई, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं हो सकता। हस्बैंड वाइफ कह रही है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, हस्बैंड ने नहीं दिए, तो फिर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। दैट इज बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। तो जब ये कहता है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होना बहुत जरूरी है। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया? कि वो कर्तव्य निभाए अपना। अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कर रही है तो दूसरा पार्टी को भी अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। अगर उसने प्रॉमिस नहीं पूरा करा तो अगली पार्टी जो पीड़ित पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं उसको, जो एग्रीव्ड पार्टी है वो केस कर सकती है। तभी क्या होगा? वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। क्या बात समझ में आगे नहीं आई? ठीक है, वरना द पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट हैज नॉन लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप नहीं है। अब हस्बैंड और वाइफ के बीच में कब से डॉक्यूमेंट बनने लगेंगे, कब से एग्रीमेंट बनने लगेगा भाई?
हस्बैंड कह रहा है वाइफ को आज मैं तुम्हें प्यार करूंगा तो लो बेटा आज एग्रीमेंट बनाएंगे, ऐसा तो ना होता है सर। ठीक है, तो ध्यान देना, अ हस्बैंड प्रॉमिस हिज वाइफ टू बाय अ हेयर ऑफ नेकलेस, उसके लिए नेकलेस लेके आएगा, कह रहा है हस्बैंड ने प्रॉमिस करा कि आज मैं तेरे लिए नेकलेस लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो खाना बढ़िया से बना दियो, बेचारी भाई बड़ी अच्छे से, भैया पनीर की सब्जी ले भाई, चिकन वकन सब, जो चिकन नहीं खाता इग्नोर इट, जो पनीर खाता है वो लो, और बढ़िया सा डिश बनाकर तैयार करी। खा खू के लिया, हस्बैंड ने खा खू लिया, कहता अरे मैं तो भूल गया। तो अब वाइफ तो ना केस कर देगी भाई, अब वाइफ थोड़ा केस कर देगी उस पर कि भूल गया या नहीं ला पाया। तो हस्बैंड प्रॉमिस हिज वाइफ टू बाय हर अ नेकलेस, एक नेकलेस खरीदेगा ऑन एन ओकेजन टू हर बर्थडे, उसके बर्थडे पे, इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई इंटेंशन थी नहीं। किस चीज की इंटेंशन नहीं थी? अगर हस्बैंड वाइफ नेकलेस नहीं लेके आया उसके बर्थडे पे तो वाइफ केस कर देगी, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं था, लाना ही पड़ेगा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था दोस्तों। तो अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तो इंटेंशन होनी चाहिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, काफी बार पेपर में आता है। बहुत सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट आपको लिखने हैं और ऐसे ही लिखने जैसे मैंने आपको समझाया, लिख कर आओगे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। ये एक सातवां पॉइंट, छठा पॉइंट कहता है एन एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। आगे ना इसको डिटेल में कराने वाला हूँ, डिटेल में। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट होते हैं कि वो एग्रीमेंट जो वैलिड नहीं है, वो एग्रीमेंट जो वैलिड नहीं होते, इनवैलिड जो होता है ना, इनवैलिड को वॉइड कह देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ दो पार्टी के बीच में या फ्री कंसेंट नहीं है दो पार्टी के बीच में तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो इनवैलिड को इनवैलिड नहीं कहा जाता, लॉ के अंदर वॉइड कहा जाता है। तो भैया लॉ के अंदर ना कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जो शुरू से ही वॉइड है, उनको आप बाद में बना नहीं सकते। एग्रीमेंट आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, एग्रीमेंट आर नॉट, इसको ध्यान समझना, काफी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। मान लो मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट है इस नाम का, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने वॉइड बोला, अब हम दोनों इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहां कह रहा है एग्रीमेंट ऐसा बनाओ जो वॉइड, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर हो रखे है पहले से लॉ द्वारा। लॉ ने कहा ये इलीगल है, ये मना है, ये इसकी गन की डीलिंग नहीं कर सकते, गन की डीलिंग करना वॉइड रहेगा, इनवैलिड रहेगा, इलीगल है ना। ड्रग्स बेचना इलीगल है, ये पहले से बता दिया। ठीक है, अब आपको पता है ड्रग्स बेचना इलीगल होता है, गन की डीलिंग करना इलीगल होता है, वॉर गुड्स बेचना इलीगल है। अब मैं और आप मिलकर ये गन की डीलिंग कर रहे हैं, ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट अगर हमने बनाया तो ये इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट पहले से बता रखा था कि ये वॉइड एग्रीमेंट है, इसका एग्रीमेंट नहीं कर सकते, इलीगल इन नेचर है। इलीगल अलग होता है, वॉइड अलग होता है, मैं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। तो क्या है भाई, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेस, अगर आपको कोई भी एग्रीमेंट वैलिड करना है तो वो जो वर्ड डिक्लेयर करे थे ना, एक्सप्रेसली बताया था कि वर्ड, उनमें से नहीं होना चाहिए। अगर आप और मैं मिलकर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप और मैं मिलकर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए, पहले से जो डिक्लेयर करा गया है लॉ द्वारा। लॉ ने, मैं आगे जाकर चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसका पूरा बड़ा चैप्टर है, इसमें कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जो पहले से बता रखा है ये वॉइड है, इसको करोगे तो वॉइड मान लिया जाएगा। तो वो एग्रीमेंट अगर नहीं करते तो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। सिंपल है। तो सिंपल मैं बताऊं, सिंपली एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज अ वॉइड और इलीगल आर बाय लॉ। वो एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा वॉइड नहीं है, इलीगल नहीं है, वो एग्रीमेंट करेंगे तो वैलिड माना जाएगा। और यही तो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट। यही तो कह रहा है कि भाई वो एग्रीमेंट करो जो वैलिड इन नेचर है, जो वॉइड नहीं है, जो एक्सप्रेसली बताया, जो इलीगल नहीं है, वो एग्रीमेंट करेंगे, वही करेंगे। आई बात समझ में? तो जब मैं आपको डिटेल में कराऊंगा ना तो मैं वापसी यही लेकर आऊंगा, कहूंगा देखो याद करो वो 6 पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था, ऐसा ही कहूंगा मैं। देखना वो 6 पॉइंट, छठा पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था कि कोई भी एग्रीमेंट वैलिड तभी होगा जो जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं वो वॉइड डिक्लेयर पहले से ना हो, तो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। अगर वॉइड डिक्लेयर और वही कर रहे हैं, इलीगल गुड्स बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो वैलिड माना नहीं जाएगा। तो यहां पर करा है एसेंशियल एलिमेंट में क्या बोला कि एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, वो एग्रीमेंट जो डिक्लेयर पहले से नहीं है वॉइड, उनका एग्रीमेंट करोगे तो वैलिड है, तो इसलिए एसेंशियल एलिमेंट में डाला। नोट लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने लिखा ना एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, अगर उनका एग्रीमेंट करेंगे तो इनवैलिड होगा ना, तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर बाय, वो ऐसे एग्रीमेंट जो वॉइड नहीं है, अगर उनका एग्रीमेंट करते हो तो वैलिड है, फिर तो ठीक है। आगे ध्यान देना, ध्यान देना। आपने वो फिल्म देखी है, एक फिल्म देखी आपने, एक फिल्म देखी है सर। मैं आपको एक फिल्म का गाना याद आ रहा है मुझे सर, गाना याद आ रहा है। उसमें क्या होता है सर, उसमें ना वो होता है सुनील शेट्टी होता है सर। हीरोइन का नाम मैं भूल गया, हीरोइन कौन होती है, हीरोइन होती है, हीरोइन पता नहीं।
हीरोइन भूल गया, और उसमें अक्षय कुमार होता है। मैं आपको गाना सुनाऊंगा, क्या पता आपको याद आ जाए, मुझे बताना सर ये गाना मैंने सुना है, मेरे को पैसे करके बताना ये गाना सुना है। सुनील शेट्टी और हीरोइन। अच्छा हीरोइन में क्या होता है सर, एग्जाम्पल है मेरा। हाँ, कहीं मजे कहानी सुन रहे हो, मजे में आ रहा, चल यार तो सर तो कहानी सुना रहे हैं। अब हीरोइन क्या करती है, भाई हीरोइन क्या करती है सर, हीरोइन अक्षय कुमार से प्यार करती है, अक्षय कुमार भी होता है फिल्म में, अक्षय कुमार भी होता है फिल्म में, इससे प्यार करती है। पर जो हीरोइन का बाप होता है, जो फादर ऑफ हीरोइन होता है, वो क्या करता है, अक्षय कुमार हीरोइन की शादी, जो अक्षय कुमार से प्यार करती है हीरोइन की शादी करा देता है सुनील शेट्टी से। अब हीरोइन खफा खफा रहती है शादी के बाद कि भाई मेरा प्यार नहीं मिला, मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, बहुत दुख होती है। तो सुनील शेट्टी इसका गाना गाता है, इसके लिए गाना गाता है। सुनील शेट्टी क्या गाता है, सॉन्ग गाता है। सुनील शेट्टी क्या गाता है भाई, सॉन्ग गाता है। और क्या गाना गाता है, कहता है पता है क्या कहता है, कहता है तुम जो कह दो तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं। इट इज इनकैपेबल, ये इनकैपेबल है दोस्तों। क्या बोल रहा, गाना तो सुना ध्यान से, आपने गाना सुना, आपने उसके अंदर की लाइन नहीं पढ़ी। सुनील शेट्टी कहता है हीरोइन से, तुम जो कह दो तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं, उन हवाओं में उन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। अब ये सुनील शेट्टी कहता है कि चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। भाई ला कर दिखा तू पहले चांद तारे, तू क्या बोल कैसा रहा है, चांद तारे तोड़ लाऊंगा। गाना याद रखना, अगर ये गाना याद है सब आ जाएंगे। क्या कहता है, तुम जो कह दो तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊं। अच्छा तो हवा घटा देगा तो सुपरमैन है, हैं? सुनील शेट्टी सुपरमैन होता है उसमें, तो चांद तारे भी तोड़ के ले आता है और हम कभी देखे ही नहीं। अंधेरा अंधेरा हो जाएगा पूरा, चांद अगर तोड़ के ले आया तो उजाला होगा ही नहीं, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। तो हालत देखो सुनील शेट्टी की। तो ऐसे एग्रीमेंट करना हीरोइन के साथ और बताना सॉन्ग के साथ बोलकर। देखो एग्रीमेंट क्या होता है, बोलकर और लिखकर दोनों हो सकता है दोस्तों। एमएस सोना कि लिखकर ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। गाना गा रहा है और चांद तारे तोड़ने की बात कर रहा है सर, तो क्या तोड़ पाएगा या नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, तोड़ नहीं तोड़ पाएगा सर। तो ये क्या है, इनकैपेबल है, कैपेसिटी नहीं है उसकी, कैपेबल नहीं है, तो इनकैपेबल है, इसकी बस की नहीं है लाना, फालतू की बात कर रहा है, इनकैपेबल नहीं है। ठीक है सलमा की बात, तो इनकैपेबल नहीं है। तो ठीक है भाई आगे बात कर लेते हैं। एक और एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है ये, दूसरा देखो, दूसरा सुनो। अब भाई ये क्या कहता है, कहता है कि भाई एक है मोहन, मोहन जी है, और मोहन जी कहते हैं सोहन जी से, कहता है सोहन, कहता मोहन कहता सोहन यार एक अगर काम कर देगा ना, तू मेरा एक काम कर देगा तो मैं तुझे 50 लाख रुपए इनाम दूंगा, इनाम क्या दूंगा, 50 लाख रुपए दूंगा अगर एक काम कर देगा। कह रहा भाई बता क्या करना है, कहता है 50 लाख का रिवॉर्ड दूंगा तुझे मैं, 50 लाख का रिवॉर्ड बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, कभी जिंदगी में नहीं कमा पाएगा तू, एक रिवॉर्ड दूंगा, बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा 50 लाख का अगर तू मेरे काम कर देगा। कंडीशन है, पर कंडीशन है, क्या कंडीशन है, देखो ध्यान सुनो। मोहन तू ऐसा कर, दिल्ली से दिल्ली में जा और दिल्ली से रिवर पकड़े, रिवर, और तैरता 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 तैर जा, केरला चले जा। अगर तू चले जाएगा ना केरला तो 50 लाख रुपए ले लो आते वक्त मुझसे। सोहन अंदर से बंदूक लेकर आया और गोली मार दी उसको। ठीक है, तो भाई ये हो सकता है क्या, इट इज इम्पॉसिबल, ये इन नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। वर्ल्ड रिकॉर्ड सुना मैंने, जीनियस बुक रिकॉर्ड में थोड़ा नाम डालना है, तो ये इनकैपेबल है, कैपेसिटी नहीं है, इनकैपेबल नहीं है, इनकैपेबल है, कैपेबल नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर कि वो ऐसा कर पाए। ठीक है समझ में आ रहा है। अच्छा तीसरा एग्जांपल देखना, तीसरा एग्जांपल, इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल को जानते हो जहां से वो पेट्रोल भरवाते हैं, इंडियन ऑयल ने एक कंपनी से बात करी जो कि दुबई में रहती है, और कहा कि हमें ना ऑयल चाहिए 200 टन लीटर, 200 टन लीटर ऑयल चाहिए, आप हमें जल्दी से डिलीवर कर दो, 200 टन ऑयल चाहिए आज हमें जल्दी से डिलीवर कर दो। अब कंपनी ने डिलीवर कर दिया पेट्रोल, कंपनी ने डिलीवर कर दिया पेट्रोल, कंपनी ने इसको क्या डिलीवर कर दिया सर, पेट्रोल डिलीवर कर दिया, जबकि इंडियन ऑयल उससे मांग रहा था डीजल। दोनों ऑयल है, मांग डीजल रहा था पर दे पेट्रोल दिया। क्या ये सही है या गलत है, गलत है। अब ध्यान सुनो,
गलती किसकी बताओ? गलती ना तो कंपनी की ना इंडियन ऑयल की। गलती देखा जाए तो इंडियन ऑयल की होगी, क्योंकि जब इंडियन ऑयल ने ऑर्डर दिया 200 टन ऑयल का, तो ऑयल का स्पेसिफिकेशन नहीं बताया। ऑयल का स्पेसिफिकेशन मिसिंग था दोस्तों। ऑयल सर्टेन नहीं था, स्पेसिफिकेशन नहीं था ऑयल के अंदर। मतलब कौन सा ऑयल चाहिए, कौन सा ऑयल, डीजल या पेट्रोल या जो वो कच्चा तेल निकलता है समुद्र में से वो चाहिए, कौन सा ऑयल चाहिए, कितना लीटर, ये तो समझ में आ गया कितना लीटर आएगा, डिलीवरी कैसे करनी है और कैसे कैसे क्या चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन क्या थी दोस्तों, मिसिंग थी। अब उसने डीजल उसके मन में था कि ये मुझे डीजल देगा, पर उसने सोचा कि इंडियन ऑयल पेट्रोल मांग रहा होगा। कंपनी ने सोचा कि इंडियन ऑयल पेट्रोल मांग रहा होगा और इंडियन ऑयल को लगा कि वो मुझे डीजल देगा। तो दोनों में क्या हो गया, सर्टेनिटी नहीं थी, कहीं ना कहीं यहां पर सर्टेनिटी नहीं थी। किस चीज की सर्टेनिटी नहीं थी, किस चीज की सर्टेनिटी नहीं थी दोस्तों, स्पेसिफिकेशन की नहीं थी। भाई पूरा ढंग से बता क्या चाहिए, कितना किलो चाहिए, क्या चाहिए। अगर तुम क्या लेने जाओ, दूध लेने जाओ, तो दूध लेने के बाद क्या बोलते हो, भाई मुझे फुल क्रीम दो या टोन्ड वाला मिल्क दो, इतना लीटर दो, इतना सामान दो, पन्नी दो, ऐसे ले जाऊंगा मैं, ये करते हो ना जो भी है। तो वो सर्टेनिटी नहीं थी। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 7 कंसेप्ट जो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए, ध्यान सुनना। सर्टेन और कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, काफी बुक्स के अंदर इन दोनों को अलग अलग पॉइंट ट्रीट करा गया है। सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस और कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस दोनों अलग अलग माना। सर्टेन मतलब कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो एग्रीमेंट बना रहे हो, वो सर्टेन होना चाहिए। उसके अंदर बताओ कि किस क्वांटिटी का चाहिए, कितनी वैल्यू होनी, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कितना वैल्यू है, सब कुछ बताओ। दैट इज सर्टेन होना चाहिए। और कैपेबल, आपकी बस की हो वो करना। दोनों अलग अलग माने जाते हैं, पर हमारे स्टडी मैथ के अंदर एक ही में डाल दिया इन्होंने, इसलिए मैंने भी एक ही में डाल दिया। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन और कैपेबल ऑफ अ परफॉर्मेंस। ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो ये बोला कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, सर्टेन और कैपेबल होना चाहिए। सर्टेन का एग्जाम्पल ये रहा और कैपेबल का एग्जाम्पल ये रहा। ये है सर्टेन का एग्जांपल और वो है कैपेबल। और मैंने ऊपर भी बताया सर्टेन, 2 एग्जांपल मैंने कैपेबल के दिए, ये एग्जांपल था सर्टेन का, ये एग्जांपल था सर्टेन का कि सर्टेन नहीं थी चीजें, सर्टेनिटी नहीं थी। और ये एग्जांपल था कैपेबल का, और ये एग्जांपल किसका था, कैपेबल का। तुम जो कह दो तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा। भाई लिया तू आज ले यार चांद तारे। तो देखना, मिस्टर डी एग्रीड टू सेल मिस्टर सी गारमेंट। मिस्टर डी एग्री टू सेल मिस्टर सी गारमेंट। तो मिस्टर डी क्या कर रहे हैं, मिस्टर सी का गारमेंट को एग्री है बेचने के लिए, कि भाई मिस्टर सी को गारमेंट बेचने के लिए एग्री है। द टाइप, क्वालिटी, वैल्यू, क्वांटिटी, कितना टाइप, कैसे टाइप के प्रोडक्ट है, गारमेंट है, ज्वेलरीज है, उसके अंदर क्वालिटी कैसी है, वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, आर नॉट डिस्कस्ड। अगर वो डिस्कस नहीं करी देन दिस एग्रीमेंट इज अनसर्टेन। तो एग्रीमेंट अनसर्टेन होना चाहिए या सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन कब होगा, जब टाइप बताए, क्वालिटी बताए, वैल्यू, क्वांटिटी आर डिस्कस्ड होना, तभी सर्टेन होगा। नोट लिखते हैं जब भी आप एग्जांपल देते हैं ना दोस्तों, जब भी लॉ के अंदर एग्जांपल देते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट में खासकर, जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जांपल देंगे ना, तो हमेशा गलत बताएंगे। देखो आप क्या बोला, सर्टेन की बात करी, हम बता रहे हैं अनसर्टेनिटी की। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस की बात करी, हम कह रहे हैं इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। देखना एग्जांपल, इफ ए प्रॉमिस टू बी, आई ने प्रॉमिस करा टू बिंग अ रेन थ्रू द मैजिक देन ही दिस एग्रीमेंट। ए कह रहा है कि भाई मैं अपनी जादू से बारिश करवा दूंगा। तो ये क्या है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस है या कैपेबल परफॉर्मेंस या इनकैपेबल है, इनकैपेबल है सर, इज नॉट अ कैपेबल परफॉर्मेंस। देख लो आप, मैंने उल्टा एग्जांपल दे रहे हैं। तो लॉ के अंदर ऐसे एग्जांपल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में खासकर होते हैं, लॉ में तो छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खासकर होते हैं कि जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन सर्टेनिटी का है, अगर कह रहा है क्वेश्चन सर्टेनिटी, अब कह रहा है कि फ्री कंसर्ट होना चाहिए, तो हम कहेंगे कौन सा ऐसा चीज है जहां फ्री कंसर्ट नहीं होगा। हम एग्जाम्पल उल्टा देते हैं, ध्यान देना। यहाँ मैंने कहा सर्टेन तो मैंने दिया अनसर्टेन का एग्जांपल, यहाँ मैंने बोला कैपेबल तो मैंने दिया अनकैपेबल का। तभी समझ में आता है चीजें कि अगर अनकैपेबल बता दो तो समझ में आएगा कैपेबल क्या है, समझ में आ रहा है। और सर ये हमारा हो गया 2 पॉइंट बचे, नॉर्मल पॉइंट है, कहता है लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटी कैसे होनी चाहिए, देखो यहाँ पर लिखा है, देयर द नेचर ऑफ एग्रीमेंट इज सच दैट इट रिक्वायर द कंप्लायंस प्रोविजन। कंप्लायंस को बोलते हैं कि जो लॉ के अंदर प्रोविजंस होते हैं, लॉ के अंदर जो कानून होते हैं, लॉ के अंदर जो कानून होते हैं उनको मानना, दैट इज कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब कानून को मानना, कानून को मानना, लिख लेना कंप्लायंस का हिंदी, कानून को मानना, दैट इज कंप्लायंस ऑफ अ प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफ सर्टेन फॉर्मेलिटीज such as requirements should be fulfilled according to a contract act. A contract may be or oral or in written.
कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है दोस्तों, रिटर्न भी हो सकता है, पर जो फॉर्मेलिटी होती है, जैसे मैंने कहा, मैं आप में से अपनी कार भेज दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब आप मुझे क्या अपनी ऐसी कार भेज दोगे, क्या डॉक्यूमेंट साइन करोगे, क्या डॉक्यूमेंट बनाओगे, अपना ऑनरशिप मुझे ट्रांसफर करोगे, जैसे ये लोग गुड में सीखेंगे तो बिल्कुल डिटेल में ऑनरशिप का कैसे ट्रांसफर होती है, क्या क्या होता है। पर ये तो पता है ना आपको, अब अपना गाड़ी जो आपके नाम है वो मेरे नाम करोगे, तो लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो वही कह रहा है लीगल फॉर्मेलिटी ना, नॉर्मल। ये तो नॉर्मल था कि भाई अगर एग्रीमेंट कोई ऐसा है जहां पर लीगल फॉर्मेलिटी करना जरूरी है, रिक्वायरमेंट उसकी जरूरी है कि कंप्लायंस को पूरा करना, तो आप उसको फुलफिल करो, अगर नहीं करोगे तो वो इनवैलिड मान लिया जाएगा। और सर उद्देश्य, कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। मैंने कहा ध्यान देना, मेरे एग्जांपल देख रहे हो आप कितने खतरनाक हो रहे हैं, तो समझ में आता है ना? मेरा समझ में आ रहा है आपको पढ़ाया हुआ या नहीं आ रहा? सर आ रहा है। तभी तो भरोसा एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मेरे को भरोसा करते हो ना दोस्तों, मैं आपका 100% सिलेबस कराऊंगा, मैं जी जान लगा दूंगा आपको पास कराने में, बस आप भी जी जान लगा देना। और जब पास हो जाओगे ना तो बहुत खुशी होगी मुझे, और आपको जितनी खुशी नहीं होगी उतनी मेरे को होगी दोस्तों, क्योंकि मेरा स्टूडेंट पास हो गया भाई, इतनी खुशी होती है ना जब पास होता है तो कोई स्टूडेंट मेरा, और प्रोफेशनल लेवल में तो खासकर। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना दोस्तों, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर कहता है मिस्टर श्याम, कहता है मिस्टर ए से, कहता भाई मिस्टर ए, आपको ना मैं 5 लाख रुपए दूंगा, आपको मैं 5 लाख रुपए दूंगा, एक काम कर दो। मुझे कहा भाई क्या काम करना है? कह रहा बी के पास जाओ और बी को शूट कर दो, आपको मैं 5 लाख दूंगा, आप मेरे काम कर दो, आप बी को मेरे लिए मार दो और मैं आपको दूंगा 5 लाख रुपए। ए कह रहा है कि 5 लाख आए और बी को शूट कर दिया, तो बी इसने क्या दिया? ए को क्या मिला? 5 लाख मिला। ए को क्या मिला? 5 लाख। क्या करने के बदले? शूट करने के बदले। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? 5 लाख। सामने क्या दिया? 5 लाख। क्या करे? बी को शूट करने, तो बी को शूट होना क्या है? शाम के लिए कंसिडरेशन। अब मुझे बताओ, ए शाम और मिस्टर ए के बीच में, श्याम एंड मिस्टर ए के बीच में बताओ, क्या जो इनका उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जो है वो सही है या गलत है? ऑब्जेक्ट लॉफुल है या अनलॉफुल है? क्या वो सही उद्देश्य था उनका या गलत उद्देश्य था? तो लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है। ये तो आपको समझ में आ ही गया एग्जांपल से देखकर। तो मैंने कहा जब भी आप कोई एग्रीमेंट बनाओ, किसी दो पार्टी के बीच में जब भी कोई एग्रीमेंट बने, तो उसका जो उद्देश्य होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। उसका जो उद्देश्य होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। इसलिए बोला लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लीगलिटी होना चाहिए। लीगल मतलब लॉ के दायरे में होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इसको हम प्यार से बोलते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट। एक तो बोल दो लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक बोल दो लॉफुल ऑब्जेक्ट। इट इज आल्सो नेसेसरी दैट, ये भी जरूरी है, दैट द एग्रीमेंट शुड बी मेड फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो भी एग्रीमेंट आप बनाओ वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, लॉ से बाहर, लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट आर कंसीडर, एवरी एग्रीमेंट ऑफ which the object or consideration is unlawful is illegal। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या जिसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वो इलीगल माना जाएगा, देयरफॉर इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। अब ये वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है अभी मत पूछना मेरे से, अगली चैप्टर आने वाला है, चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया दोस्तों, अगला ही चैप्टर आना है, उससे पहले जब चैप्टर आ जाएगा ऑटोमेटिकली वॉइड एग्रीमेंट समझ में आ जाएगा। आप अभी घबराए ना बिल्कुल भी कि समझाया नहीं, मैंने कहा ना वॉइड एग्रीमेंट में समझाऊंगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों, उसको समझाऊंगा। पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की कुछ समरी बताना चाहता हूं, जो समरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने उस चैप्टर खत्म हो गया था, चैप्टर खत्म हो गया। आपको मैंने बेसिक क्लास में बताया था हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, वो चैप्टर के नाम मैंने आपको लिखवाए थे, तो वो चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब वो चैप्टर देख लेना, ठीक है। जब मैंने आपको पहली क्लास बताई थी कि हमारे बेस लॉ के अंदर इतना इतना ये सब है, ये सब है, तो उसके मैंने चैप्टर बताया था आपको, वो कंप्लीट हो गया। सेक्शन 1 हमने पढ़ा एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। लॉ एप्लीकेबल होगा होल ऑफ इंडिया इंक्लूड एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा। डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने कुछ, और डेफिनेशन पढ़ी मतलब कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ी, एग्रीमेंट की पढ़ी, इन्फोर्सेबल बाय लॉ की पढ़ी, प्रपोजल की पढ़ी, प्रॉमिस की पढ़ी, और कंसिडरेशन हमने अभी सीखा। कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, कुछ दोगे तो बदले में कुछ दोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट
जो अभी मैंने आपको नहीं बताया। जब भी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पेपर के अंदर आएगा तो सेक्शन जरूर लिखना है, और उसका सेक्शन है सेक्शन 10। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज प्रोवाइड्स दैट मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तरीके बताता है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है, पॉइंट ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट बताता है सेक्शन 10। और अगर ये पेपर में आया ना तो सेक्शन जरूर लिखना है। जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं उसके सेक्शन याद करो, ठीक है। पहला क्या होता है, एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, पार्टी आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस और सर्टेनिटी, और लीगल फॉर्मेलिटी, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट मैंने आपको कराए, और उसमें 10 भी बना सकता था पर स्टडी मैट के हिसाब से 9 थे तो मैंने 9 करवा दिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है मेरे भाई, और यहाँ पर अगले चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे बढ़िया से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगले चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन, एक तरीके का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर 2 हमने ये बनाया है अपना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या होता है। चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। पक्का आपको नेक्स्ट क्लास से पहले सेक्शन 10 जो कि क्या है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मेरे दोस्तों पक्का याद करना, लिख कर याद करो पर याद जरूर करना है आपको वो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय।